हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके पिछले चौथे वीडियो में मैंने आपको आबंध में द्विध्रुव आघूर्ण को बताया है। ठीक है, इसको अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसको VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, पावेल ने और सिडविक ने दिया था इसको। इस थ्योरी में यह बताया गया है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है, जिसके चारों तरफ कई परमाणु हो सकते हैं जो बंध बनाए हुए हैं, तो केंद्रीय परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, ठीक है, और बंध बनाने में भाग लिए हैं, दोनों एक दूसरे पेयर को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके कारण से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस तरह से व्यवस्थित होने की कोशिश करता है कि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल निम्नतम हो जाए। इसलिए अणुओं की जो आकृति है अलग अलग अणुओं में अलग अलग हो जाती है, क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि उनमें कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन बंध बनाए हुए हैं, कितने जोड़े बंध नहीं बनाए हैं, कितने जोड़े उपस्थित हैं, उनमें प्रतिकर्षण बल किस तरह से लग रहा है, उसके आधार पे उनकी आकृति निर्धारित होती है। ठीक है, जैसा पहले बताया गया है, लुईस अवधारणा अणुओं की आकृति की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि लुईस अवधारणा में आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को दिखाया है, वो किधर हैं, कैसे हैं, वो नहीं बताया है, इसलिए अणुओं की आकृति वहां पर नहीं बताई जा सकती थी। VSEPR सिद्धांत सहसंयोजी आकृति को समझने के लिए एक सरल कार्यविधि उपलब्ध कराता है। तो बहुत सिंपल ढंग से आपको ये समझाएगा VSEPR सिद्धांत। ठीक है, यह विधि सन 1940 में सिचुइक तथा पावेल ने परमाणुओं की संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अनुन्य क्रियाओं के आधार पर प्रतिपादित की थी। तो वही बात मैंने आपको बताया कि जो जोड़े भाग लिए हैं बंध बनाने में, भाग नहीं लिए हैं बंध बनाने में, लेकिन वो संयोजकता कोश में होने चाहिए, अंतिम कोश में होने चाहिए, उनके बीच जो प्रतिकर्षण है उसके कारण से अणुओं की जो संरचना है वो एक निश्चित आकार ग्रहण करती है। इस विधि को नाइहोम तथा गिलास्पी ने सन 1957 में और अधिक विकसित तथा संशोधित किया था। देखिए, कोई भी सिद्धांत है, प्रारंभिक तौर पे हम उसको दे देते हैं, लेकिन उस सिद्धांत को इम्प्रूव करने का काम हमेशा चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें और सुधार नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये हमेशा सुधार काम चलते रहता है। तो नाइहोम और गिलास्पी ने इसको सुधारा था। अब इस सिद्धांत की मूल अवधारणाएं क्या हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहला, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्मों, संयोजित या असंयोजित की संख्या पर निर्भर करता है। तो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता कोश कहलाती है, उसके इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कुछ उसमें से बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, बाकी खाली पड़े रहते हैं। तो जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें संयोजित कहते हैं, और जो भाग नहीं लेते हैं उसे असंयोजित या लोन पेयर कहते हैं। जो भाग लेते हैं बॉन्ड पेयर, जो भाग नहीं लेते लोन पेयर। उनकी संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि उनके बीच प्रतिकर्षण बल बढ़ते चले जाएगा ज्यादा संख्या होने पर, तो वो अधिकतम दूरी तय करने की कोशिश करेंगे अपनी संरचना बनाने में। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अव्र यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ऋणात्मक आवेश होता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर वो सभी ऋण आवेश वाले कण हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ही, अगर धन आवेशित कण होते तो भी प्रतिकर्षित करते। ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। अवस्थित होने का मतलब है वहां पर व्यवस्थित हो जाना, वहां पर रह जाना। तो जैसे मान लो आप 4 जने एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो आप अधिकतम दूरी में जाके बैठ जाएंगे। जैसे आपका झगड़ा होता है तो दूर दूर जाके बैठ जाते हो, तो वो अधिकतम इस तरह से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। संयोजकता कोश को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं।
ठीक है, तो गोला आपने तो शुरू से देखा कि कक्षक जो है करीब करीब गोलाकार होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन उसी गोलाकार पथ में व्यवस्थित होने की कोशिश करेंगे। बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। देखिए, जब आप बहुआबंध बनाते हो यानी 2 बंध या 3 बंध बनाते हो, तो निश्चित है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। ठीक है, 3 बंध बनाते हो तो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। उसी को लिख रहा है कि बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। ठीक है, तो बहुआबंध को एक इलेक्ट्रॉन युग्म और उसके 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को सुपर इलेक्ट्रॉन युग्म समझा जाता है, ये कह रहा है। इस पॉइंट को जरा ध्यान रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से। ठीक है, यदि अणु को 2 या अधिक अनुनाद संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सके तो इस स्थिति में VACPR मॉडल ऐसी प्रत्येक संरचना पर लागू होगा। ठीक है, तो हमने देखा था ओजोन है, बाइकार्बोनेट आयन था, CO2 था, इन लोगों में अनुनाद संरचना हो रही थी, अनुनाद मिल रहा था। अनुनाद हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं, देखना। अनुनाद में आपने क्या पढ़ा था कि कोई अणु जो है यहाँ पर दोनों परमाणु एक निश्चित डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में नहीं रहते, उनके बीच में वो वाइब्रेट करता है, तो फिर वो दोनों के बीच की स्थिति पा लेता है, जिसको हाइब्रिड स्थिति कहते हैं। तो ये जो आपका सिद्धांत है उन सभी पे लागू होगा। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अनुन्य क्रियाएं निम्नलिखित क्रम में घटती जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, एकाकी युग्म और एकाकी युग्म। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 पेयर और 1 पेयर। ठीक है, एकाकी युग्म में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। आप एकाकी और आबंधी आप फिर से समझ लीजिए, वे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं वो एकाकी हैं, और जो बंध बनाने में भाग लिए हैं वो आबंधी हैं। तो एकाकी के बीच में ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, फिर एकाकी और आबंधी के बीच में, 2 एकाकी के बीच में सबसे ज्यादा हुआ, फिर एक एकाकी और एक आबंध के बीच में उससे थोड़ा सा कम प्रतिकर्षण होगा, और उससे कम प्रतिकर्षण होगा आबंधी के बीच में। आबंधी के बीच में सबसे कम प्रतिकर्षण। तो जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं वो अधिकतम रिपेल करते हैं, अधिकतम प्रतिकर्षित करते हैं, और जो बंध बनाने में भाग लिए हैं वो कम प्रतिकर्षित करते हैं। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये 1 पेयर नहीं है, ये लोन पेयर है, ध्यान रखेंगे। मैं 1 पेयर बता दिया आपको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में इससे थोड़ा सा कम है, और बॉन्ड पेयर के बीच में और थोड़ा कम है प्रतिकर्षण। इसको जरा सा, ये जो है आपका सीक्वेंस, इसको जरा याद रखें, इसमें से क्वेश्चन बनता है। नाइहोम तथा गिलास्पी ने इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म तथा आबंधी युग्मों के महत्वपूर्ण अंतरों की व्याख्या करते हुए VACPR मॉडल में सुधार किया। क्योंकि शुरू में जब सिडविक और पावेल ने दिया था तो उन्होंने जो बेसिक कंसेप्ट दिया था वो तो ठीक था, लेकिन आगे इन्होंने जो है नाइहोम और गिलेस्पी ने इस पे सुधार किया और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बारे में थोड़ी और कई चीजें बताई इन्होंने, जो भाग नहीं लिए हैं। देखिए, जैसे वो बंध बनाने भाग नहीं लिए हैं तो वे ज्यादा वहां पर बल लगा पाते हैं, और जो बंध बनाने भाग ले लिए हैं उनकी बल कम हो गई क्योंकि ऊर्जा निकल गई है, ऐसा है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत यानी कि लोकेलाइज्ड होते हैं, जबकि प्रत्येक आबंधी युग्म 2 परमाणुओं के बीच सहभाजित होते हैं। भाई, जो बंध बनाने में भाग नहीं लिया है वो तो केंद्रीय परमाणु के पास ही है। जैसे मान लो मेरे 2 रुपए मैंने कहीं यूज नहीं किए हैं तो मेरे पास रहेंगे ना, लेकिन मान लो मैंने आपके साथ उसकी सहभागिता कर दी, तब तो मेरे से हट के दोनों के बीच में आ जाएगा, और कहीं आपने ज्यादा आकर्षित कर लिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आपके तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। अतः किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान घेरते हैं। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा जगह घेर रहे हैं, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके फलस्वरूप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच
एकाकी युग्म आबंधी युग्म तथा आबंधी आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये बात हमने देखा भी कि लोन पेयर के बीच में ज्यादा प्रतिकर्षण है। इन प्रतिकर्षण प्रभावों के कारण अणु की संभावित आकृति में भिन्नता होती है तथा अणु के आबंध कोणों में भी अंतर आ जाता है। तो जब ज्यादा प्रतिकर्षित करोगे तो जहां जहां जगह मिलेगा वहां पर वो बिखर जाएंगे, इसलिए अणु की आकृति विभिन्न प्रकार की बनेगी। हम देखेंगे बहुत सारे प्रकार के अणुओं की आकृति हम अभी चार्ट में देखने वाले हैं। VACPR मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो हम उनकी आकृति का अनुमान लगाने के लिए 2 श्रेणियों में बांट रहे हैं। पहला, वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं है और वे जिनमें एक या अधिक एकाकी युग्म उपस्थित हैं। ये 2 श्रेणी बांट दी हमने। भाई जिनके पास खाली पड़े इलेक्ट्रॉन नहीं है और जिनके पास खाली पड़े इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, उन दोनों की जो व्यवहार है वो अलग अलग रहेगी, क्योंकि जिनके पास है वो ज्यादा प्रतिकर्षित कर पाएंगे, जिनके पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन युग्म खाली पड़े वाले, तो क्या चीज को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए वहां पर अंतर आ जाता है। सारणी में एकाकी युग्म रहित केंद्रीय परमाणु A के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था तथा AB प्रकार के कुछ अणुओं अथवा आयनों की ज्यामितियां दर्शाई गई है। तो पहले सारणी में हमने उन परमाणुओं को लिया है जिनके पास केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी युग्म नहीं है। ठीक है, और अगले सारणी में कुछ उन सरल अणुओं तथा आयनों की ज्यामिति दी गई है जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या अधिक एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। 2 सारणी बनाए हैं। एक सारणी में कोई इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है, खाली पड़ा, उसके हम अणु देखेंगे, जिसमें है उसके अणु देखेंगे। और तीसरे सारणी में अणुओं की ज्यामिति में विरूपण यानी डिस्टॉर्शन की व्याख्या करते हैं। देखिए, विरूपण या डिस्टॉर्शन का मतलब है बिगड़ जाना, मतलब जो ज्यामिति बननी चाहिए, जो आकृति बननी चाहिए, उससे वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसके भी चीजें हम पढ़ेंगे, 3 सारणियां हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला सारणी देखिए, बिना एकाकी युग्म वाले केंद्रीय परमाणु युक्त अणुओं की आकृति। देखिए यहां पर है BeCl2, ठीक है, बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो इसमें चूंकि कोई एकाकी युग्म नहीं है, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा ये रेखीय अणु बन रहा है। BF3 में ये ट्रायंगुलर बन गया, आप देख सकते हैं 3 तरफ है। CH4 में 4 तरफ, जैसे मैं यहां पर कार्बन हूं तो मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे आजू और मेरे बाजू में 4, यहां पर CH4 में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और PCl5 में 5 ऐसे जुड़े हुए हैं। तो आप इनके बीच का बंध का जो एंगल है वो देखिए। जब हम 360 को डिवाइड करेंगे सीधा सीधा, तो यहां पर 2 में डिवाइड होकर के 180 आ रहा है, 3 में डिवाइड होकर 120 आ रहा है ना, 4 में डिवाइड होकर करीब करीब 109.5 आ रहा है, और 6 में डिवाइड कर रहे हैं, 5 में डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर कुछ में देखिए 120 डिग्री है और कुछ में 90 डिग्री है, तो अलग अलग डिग्री में PCl5 बन रहा है, जरा इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। जैसा कि पहले चित्र में आपने देखा सारणी में AB2, 3, 4 और 5 वाले, और AB6 यहां पर सारणी हम देखेंगे, ये एक्चुअली चित्र है, यहां पर सारणी आप देखिए, पहले सारणी का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एकाकी युग्म रहित केंद्रीय परमाणु युक्त अणुओं की ज्यामिति दिखा रहा है, मतलब इनमें सभी में सिर्फ बॉन्ड पेयर रहेंगे, वे इलेक्ट्रॉन के जोड़े रहेंगे जो बंध बनाने में भाग लिए हैं, नहीं लिए हैं वाले इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो बंध बनाने में भाग लिए हैं उनके जोड़ों की संख्या कितनी है, उनके पेयर की संख्या कितनी है, कि 2 है, 3 है, 4 है, यही हम देखेंगे। जैसे यहां पर 2 जोड़े भाग ले रहे हैं, ये केंद्रीय है और इसके आसपास 2 चीजें जुड़ी हुई हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को दे करके, तो ये जो है AB2 प्रकार का अणु हुआ, जैसे BeCl2 और HgCl2। तो
तो BeCl2 का तो आपने अभी ये देखा BeCl2 कैसे रेखी क्रम में जुड़े हुए हैं और 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। वैसे ही मर्क्यूरिक क्लोराइड है, Hg2+ आएगा इसलिए मर्क्यूरिक है, Hg प्लस मर्क्यूरस रहता है, Hg2 प्लस मर्क्यूरिक है। अब यहाँ पर 3 जुड़ेंगे, जैसे BF3 में आप देख सकते हैं कि 3 युग्म है यहाँ पर, तीनों ने एक दिया है, इसने 3 दिया है और F ने, जैसे मान लो BF3 कहेंगे तो सेंटर में B है जो 3 इलेक्ट्रॉन दिया है साझा करने के लिए, एक फ्लोरीन को एक दिया है। ठीक है, तो 120 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये रेखी था और ये त्रिकोणीय समतली किसमें त्रिकोणीय समतली हो गया। आप जरा एक बात ध्यान रखेंगे, इस टाइप का कोई भी चार्ट, टेबल, चित्र कोई भी दिया है अगर आपकी एनसीईआरटी में, आप उसको एग्जैक्टली रट लीजिए। क्यों बताएं? क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि नीट में देखा हूं मैं कि आजू बाजू के 2 पेज से ही 2 क्वेश्चन बना दिया है, ऐसा भी पूछा गया है। इसलिए चार्ट पूरा याद कर लीजिए आप लोग। तो ये हुआ त्रिकोणीय समतली। ठीक है, फिर 4 युग्म वाले आप देखिए वहां पर है CH4 NH4, तो 4 एक दिया है इसने, जैसे कार्बन ने दिया है ऐसा 109.5 डिग्री बन रहा है। डिग्री आप जरूर याद रखिए। और इसकी संरचना चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी चारों कोनों पे एक हो गया, चतुष्फलकी है। और अगर आप 11th क्लास में लिखना चाहते हो कॉपी में, जैसे कि एग्जाम में होता है, तो आप ये संरचनाएं भी बनाना सीखिए। अभी फिलहाल मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट या जेई के बेसिस पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आप 11th बेस में पढ़ना चाहते हैं तो ये आप लिखना और इसको बनाना सीखिए। इसको बनाए बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा। 5 वाले आप देखिए, जैसे PCl5 है तो 5 यहाँ पर जो है दिख रहे हैं, ये 4 दिखे और एक पीछे साइड में है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो कुछ में 90 और कुछ में 120 डिग्री। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, मतलब इसमें 2 पिरामिड ऐसे, जैसे एक पिरामिड इधर से और एक पिरामिड इधर से ऐसे जोड़ दिए, उस टाइप का बनेगा ये द्विपिरामिड। ठीक है, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि 2 पिरामिड लिए हैं और ऐसे करके दोनों को ऐसे जोड़ दिए हैं, तो एक इधर ऐसे दिख रहा है द्विपिरामिड। ये देखिए ये जो 5वां वाला जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसके साथ लोन पेयर है। PCl5 इसका एग्जाम्पल है। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हुआ। 6 लोन पेयर वाले या बॉन्ड पेयर वाले देखें, जैसे SF6 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये अष्टफलकीय बन रहा है, अष्टफलकीय। आप ध्यान देंगे कि इसमें 8 फलक बन रहे हैं, लेकिन जुड़े तो सिर्फ 6 ही हैं। तो फिर 2 फलक कहां से बने? तो 2 फलक उनके साथ इस तरह से डिस्टॉर्ट होके बना है, 2 फलक। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे SF6 में अष्टफलकी है। थोड़ा सा ये नाम आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या फलक है क्या क्या नहीं है। तो सारणी में AB2, 3, 4, 5, 6 तक के यौगिकों के अणुओं में केंद्रीय परमाणु A की चारों इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा B परमाणु की व्यवस्था क्रमशः इस प्रकार है। ये आपने देखा, रेखी, त्रिकोणीय समतली, चतुष्फलकी, त्रिफलकी द्विपिरामिडी तथा अष्टफलकी। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं BF3, CH4, PCl5 इस टाइप से, और SF6 यहां पर एक और दे देना था, SF6 अणुओं द्वारा दर्शाई जाती है। लेकिन वहां पर चूंकि चित्र में PCl5 तक ही दिया है, चित्र जो बना है, ये देखिए इसमें SF6 का चित्र नहीं छापा है, इसलिए इसमें नहीं लिखा है। इन अणुओं की ज्यामितियों को गेंद डंडी मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, बॉल स्टिक, गेंद डंडी। तो आप देख सकते हैं ये मॉडल जो है ना, स्कूलों में कॉलेजों में आता है ये, और इसी को दिखा करके टीचर जो है से आपको समझाता है कि देखो ऐसा दिखता है। लेकिन आप लोगों के स्कूलों में शायद नहीं आया होगा, हालांकि आप ज़्यादातर सरकारी स्कूल में हैं, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और आप भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप कुछ प्राइवेट स्कूल में भी हो सकते हैं, तो वहाँ देखने को शायद मिल सकता होगा। हमारे स्कूल में 1-2 मॉडल था ये। ठीक है, जब हम लोग पढ़े थे, आज से 25 साल पहले मैंने 12वीं पास किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब दिखा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं
कुछ अणुओं की आकृतियां जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो पहला है Ab2E। ठीक है, इसमें आप देखिए E का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म जो एकाकी है उनकी संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बिना बंध के हैं उसको यहां पर लिखेंगे। जैसे यहां पर एक एक है, यहां पर 2 है, तो ये हम देखेंगे। देखिए जैसे इसमें आबंध बनाए हुए युग्मों की संख्या 2 है और बिना आबंध बनाने वाले युग्मों की संख्या 1 है। जैसे देखिए ये इसने बंध नहीं बनाया है और यहां पर बंध बने हैं, तो 2 बंध वाले हैं, एक बिना बंध वाला है। तो देखिए इसी को यहां पर 2 बंध वाले, एक बिना बंध वाले, और इनकी आकृति त्रिकोणीय समतली है। देखिए मान लो कि ए बिना बंध वाला यहां पर नहीं रहता, तब ये अणु सीधा रेखी हो जाता, ए के साथ बी जो है सीधे सीधे रेखी क्रम में जुड़ जाते हैं, जैसे वहां पर आपने देखा था अभी कुछ देर पहले। लेकिन इसने इन दोनों को ऐसे इधर और इधर प्रतिकर्षित कर दिया, इसलिए बेचारे मुड़ करके थोड़ा दूर चले गए कि ये मारपीट करने वाला है, आंखें दिखा रहा है, तो थोड़ा दूर हो जाओ भैया, क्योंकि बदमाश आदमी से आप नहीं जीत सकते, ऐसा है। तो आकृति इसकी थोड़ी मुड़ी हुई है। उदाहरण है SO2 और O3। O3 का एग्जांपल तो आपने पहले भी देखा है, और सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पर आप देखिए कि बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 मिलेंगे आपको। ये देखिए है ना, एक खाली पड़ा और 3 बंध वाले ये मिलेंगे आपको। तो इसने इन तीनों को इस तरह से धकेल दिया है कि त्रिकोणीय पिरामिडी बन गया है, त्रिकोणीय पिरामिडी, और ये अमोनिया में मिलेगा। वो धक्का मार रहा है ना, सबको दूर भगा रहा है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट वाले में 2 बॉन्ड पेयर वाले और 2 लोन पेयर वाले, दोनों 2-2 मिल रहे हैं। देखिए ये लोन पेयर मतलब बिना बंध वाले, और यहां पर बंध वाले। तो इसने इसको इधर से धकेला, इसने इधर से धकेला, इसने एक दूसरे को धकेला, कुल मिला के दूर फेंका गए सब, एकदम चारों कोनों में चले गए, चतुष्फलकी हो गया। ये भी चतुष्फलकी था। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी वैसे ही दूर फेंक रहे हैं सभी एक दूसरे को, ये भी सभी। ठीक है, तो आकृति इसकी मुड़ी हुई रहेगी। H2O, H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन इसमें ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहां पर लोन पेयर और यहां पर लोन पेयर। अब 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ऐसा वाला देख लेते हैं। तो देखिए एक लोन पेयर है और 4 बॉन्डेड है, तो सबसे ज्यादा तो इसने फेंका ही इन लोगों को, फिर ये बेचारे एक दूसरे से एडजस्ट करके जैसे भी रह गए। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यहां पर हुआ, ढेकुली जैसा। ढेकुली में दोनों तरफ से नुकीला रहता है, ऐसा जैसे 2 पिरामिड को ऐसे जोड़ दिए तो नुकीला हुआ ना, वैसे ढेकुली हुआ। SF4 में 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ये देखिए 3 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। टी की आकृति हो गई है, टी जैसा हो गया, मतलब ऐसा करके ऐसा, ये टी जैसा हो गया, ऐसे लेटा हुआ टी। तो ClF3 यानी कि क्लोरो ट्राइफ्लोराइड हुआ यहां पर, क्लोरो ट्राइफ्लोराइड। 5 बॉन्ड, एक लोन पेयर वाले, AB5E। इसमें आप देख सकते हैं एक लोन पेयर है, इसने तो पहले भगा दिया, लेकिन इधर से भगा गए तो थोड़ा पास में ही आ गए। तो वर्ग पिरामिडी यहां पर आपको दिख रहा है, वर्ग पिरामिडी। ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। वैसे 4 बॉन्ड, 2 लोन पेयर वाले अष्टफल की, यहां पर आप देख सकते हैं 2 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, और वर्ग समतली ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब आपके दिमाग में पढ़ते समय यह आ रहा है कि सर इतने सारी चीजों को हम याद कैसे करेंगे। इसका एक ही तरीका है बेटा, ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाओ और एक एक को लिख लिख करके बनाओ, तभी आपको याद होगा। असल बात कहेंगे ना, तो अगर मुझे कहेंगे लो सर बना के दिखाओ, तो एक बार के लिए मुझे भी सोच सोच के बनाना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, उसके प्रैक्टिस के बिना आपका ये नहीं बनने वाला है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है।
आबंधी युग्म तथा एकाकी युग्म वाले कुछ अणुओं की आकृति। ये अणुओं की आकृति क्यों डिस्टार्ट हुई है, यहां पर हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि Ab2E जिसमें आबंधी युग्म 4 है और एकाकी युग्म 1 है, सल्फर की बात कर रहे हैं केंद्रीय। तो SO2 में आप देख सकते हैं कि सल्फर में एकाकी युग्म सिर्फ एक ही पेयर बचा है, जबकि ये जो बॉन्ड बनाया है इसमें दो दो पेयर इधर, मतलब एक एक पेयर इधर और एक एक पेयर इधर बॉन्ड बनाया है, मतलब 2 पेयर, 4 पेयर हो गए टोटल। इसका मिला करके देखिए, इसको ध्यान समझिएगा, फिर से बताता हूं भाई। ये सल्फर का तो एक पेयर हुआ एकाकी, लेकिन ऐसा करके इसने जो ऑक्सीजन के साथ बनाया है, तो एक अपना और एक ऑक्सीजन का है, एक अपना एक ऑक्सीजन का है, तो टोटल 2 पेयर ये हो गए, और इधर भी 2 पेयर हो गए, एक इसका एक इसका, तो 2 पेयर, तो 4 पेयर हो गए टोटल। ठीक है, तो इसकी आकृति मुड़ी हुई क्यों है? क्योंकि इसने इनको ऐसे प्रतिकर्षित किया, इधर के इलेक्ट्रॉनों को इस इलेक्ट्रॉन ने प्रतिकर्षित किया, इसलिए मुड़ी हुई है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली होना चाहिए, परंतु में यह अणु मुड़ा हुआ अथवा वी की आकृति का होता है। कारण यह है कि एकाकी युग्म आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण, आबंधी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण युग्म आबंधी युग्म की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। मतलब यह है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो प्रतिकर्षण है वो ज्यादा पावरफुल है, और इन दोनों का आपस में प्रतिकर्षण थोड़ा कम पावरफुल है। मतलब क्या है कि ये लोन पेयर इनको ऐसे दबाना चाहता है और ये एक दूसरे को दूर भेज के ऐसे फैलना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये दबाने वाला अगर ज्यादा पावरफुल है तो ज्यादा दबा देगा, और स्प्रिंग उसको खोलना चाहता है, ऐसे दोनों पेयर एक दूसरे को रिपेल कर खोलना चाहते हैं, तो ये ज्यादा दबा पा रहा है, ये बोल रहा है। फलस्वरूप आबंध कोण का मान 120 से घट के 119.5 हो जाता है। अगर ये दोनों बराबर पड़ते तो 120 का कोण बनता, लेकिन 0.5 जो है कम हो गया, इसलिए यहां पर 119.5 का कोण बना। ये ज्यादा पावरफुल, ज्यादा दबा दिया, ये कम दब पाया, मतलब कम खुल पाया, ऐसा है। दूसरा है Ab3E जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो देखिए लोन पेयर है, इसने तीनों को एक दूसरे के विरुद्ध जो है भेज दिया है, दूर भेजा है। ये देखिए तीनों के तरफ ये अपना प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, जबकि ये एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो इसलिए इसने इधर से ज्यादा दबाया, जबकि ये कम फैल पाए, तो ज्यादा दबाने के कारण से वो थोड़ा सा अंदर दब गया, इसलिए त्रिकोणीय पिरामिडी इसकी संरचना हो गई। यदि एकाकी युग्म के स्थान पर आबंधी युग्म होता तो अणु की आकृति चतुष्फल की होती, क्योंकि अगर एक और यहां पर बॉन्ड रहता तो चतुष्फल की हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए त्रिकोणीय पिरामिडी हुआ। परंतु यहां एक एकाकी युग्म उपस्थित है, इसलिए एकाकी युग्म आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण के कारण जो आबंधी की अपेक्षा अधिक है, आबंधी युग्मों के बीच आबंध कोण 109.5 से घटकर 107 हो जाता है ना। अगर ये ज्यादा नहीं दबाता तो ये जो कोण है ये 109.5 होता, जो कि घट के 107 हो गया है। ठीक है, ऐसा है। तीसरा आप देखिए, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ये देखिए ये 2 लोन पेयर बचे हुए हैं और यहां पर 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो अब ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके पहले तो 2 कोनों में आ गए, देखिए आमने सामने एकदम दूर में चले गए, फिर इन बेचारों को भी ऐसे दबा रहे हैं, ये दोनों तरफ से दबा रहे हैं, और ये एक दूसरे को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इधर से दबाया, इधर से दबाया, ऐसे दबा रहे हैं और ये फैलने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल में आप थोड़ा पहले वाले को देखिए, पहले वाले में इसने अकेले ने दोनों तरफ दबाया है, तो 109 से दबा के 107 कर दिया है, लेकिन यहां पर 2 ऐसे हैं जो मिलकर दबा रहे हैं, तो 109 को और कम करके 104 कर दिए हैं। वहां पर अकेले दबा रहा था, अकेले ही दोनों तरफ को दबा रहा था, इसलिए 109 का 107 हुआ, लेकिन यहां पर 2 लोगों ने दबा दिया ऐसे करके, तो
तो और थोड़ा सा दब गया बेचारा, तो और कम हो गया 104.5 हो गया। ठीक है, ऐसे दबाने का और ऐसे फैलने का कंसेप्ट है। ये फैलना चाहते हैं, ये दबाना चाहते हैं। दो जने दबा रहे हैं इसलिए और दबा दिया, वहां पर अकेले दबा रहे थे थोड़ा कम दबा पाया था। ठीक है, आगे देखिए, आबंधी युग्म की संख्या, एकाकी युग्म की संख्या, वो सब दिया है, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था भी दिया है, आकृति और क्या कारण है उसको भी आगे दिया है। देखिए उसी चार्ट का अगला पार्ट है। AB4E 4 आबंधी है, 1 एकाकी है। एकाकी वाला अकेला हो, 2 हो, 3 हो, सबसे पावरफुल है, सबको उससे डरना है, सबको उससे दूर जाना है। चाहे बाकी लोग 10 जने हो जाएं, वो अकेले सबको दूर ढकेल देगा, इतना पावरफुल होता है। तो ये जो है इनको दूर भेजने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हैं सबके सब बेचारे दूर छिटक गए हैं। तो ये अकेला अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके राज कर रहा है। अब बाकी जगह में ये बेचारे व्यवस्थित हुए हैं, इसलिए इसकी संरचना भी ढेकुली जैसा हो गया है, आप देख सकते हैं, है ना। आकृति का में देखिए युग्म अक्षीय स्थिति में है, अक्ष में है, इस कारण इस आकृति में 90 पर 3 मिलेंगे आपको, 90 पर। ठीक है, 3 एकाकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हैं 90 डिग्री पे, परंतु ज्यामिति में एकाकी युग्म विषुवतीय स्थिति में है और इस स्थिति में 90 डिग्री पर केवल 2 एकाकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हैं। मतलब ये 90 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पे बना, बाकी दोनों का अलग है, इसलिए ज्यामिति ख अधिक स्थायी है। देखिए यहां पर आप देखिए 2 ज्यामिति दिखाई है। एक्चुअली मैं इसको बताना भूल गया आपको। पहला स्थिति यह हो सकता था कि ये ऐसी व्यवस्था में रहे, दूसरी स्थिति ऐसी व्यवस्था की हो सकती थी। तो इसका कहना है कि व्यवस्था वास्तव में इसके जैसा सही है, क्योंकि ऐसे में आप देख सकते हैं कि इधर ये दबाएगा इधर दबाएगा तो मुश्किल जान पड़ रही है, तो इनके बीच में जगह कम बच गया। देखिए जबकि ऐसे आप रखेंगे तो जगह ज्यादा बच रहा है और इधर ये ज्यादा पास में आ गए हैं। ठीक है, और इस आकृति के विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे विकृत चतुष्फलक, फोल्डेड वर्ग अथवा ढेकुली। यह ढेकुली जैसी संरचना है। मतलब यह है कि 2 फ्लोराइड ऊपर नीचे रहेंगे, न कि इलेक्ट्रॉन वाला। ये जो एकाकी है वो आगे भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा। यहां पर देखिए कि 2 फ्लोराइड ऊपर नीचे हैं और 2 फ्लोराइड इधर है, तो बेटा तुम इधर खिसको तुम इधर खिसको, बाकी अपना जगह बना के जैसा भी रह लो। नहीं तो ये जो है इसको ज्यादा नहीं खिसका पाएगा। ऐसे में देखिए यहां पर ज्यादा खिसका पा रहा है। तो मैंने पहले ही कहा कि जो एकाकी वाले हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए उनका ज्यादा यहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए ये संरचना आपका ज्यादा स्थायी है, ज्यादा दूरी इनको मिल रही है। तीसरा में आप देखिए कि 3 संरचनाएं यहां पर दी गई हैं। ठीक है, और तीनों संरचना में उसका कहना है कि क वाला ज्यादा स्थायी है। यहां पर आप देखिए AB3E2 2 लोन पेयर हैं, तो इनसे ये वाली दूरी अधिकतम दूरी बन रही। देखिए अधिकतम दूरी ऐसा, और ये दूसरे भी एक दूसरे से अधिकतम दूरी। बाकी तुम अपनी व्यवस्था कर लो, बाकी में आप देख सकते हैं कि सही दूरी इनका 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 नहीं बन रहा है, इनका 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 सही नहीं बन रहा है। तो टी आकृति ही इसमें ज्यादा सही है, टी आकृति बन रहा है। ज्यामिति क में इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म विषुवतीय स्थिति में है, ध्यान रखेंगे। विषुवतीय का मतलब है अधिकतम दूरी में वहां पर है, इसलिए इस ज्यामिति में एकाकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण अन्य ज्यामितियों जिसमें एकाकी युग्म अक्षीय स्थिति में है की तुलना में कम होती है, इसलिए ज्यामिति का सबसे स्थायी है। क्लोराइड क्लोरो ट्राइफ्लोराइड की संरचना टी आकृति की है। ठीक है, इसमें प्रतिकर्षण बल के कारण से अधिकतम दूरी पे आ गए हैं ये, जबकि इनमें दूरी कम हो जा रही है। देख सकते हैं इनमें दूरी कम हो जा रही है, इसके कारण से यहां पर दिक्कतें आ गई। VACPR मॉडल की सहायता से अनेक अणुओं, विशेष रूप से P ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामितियों का पूर्वानुमान सही रूप से लगाया जा सकता है। क्योंकि S ब्लॉक, D ब्लॉक इनका हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन P ब्लॉक का थोड़ा सा मुश्किल था, तो VACPR से यहां पर निकाल पाया हमने।
यहाँ तक कि संभावित संरचनाओं में ऊर्जा का अंतर कम होने पर भी इनके द्वारा वास्तविक संरचना का पूर्वानुमान सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जो संरचना हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, उसमें अगर अनुमानित ऊर्जा कम है, मतलब अनुमानित ऊर्जा का अंतर कम है, तो भी वो स्थायी संरचना दिखेगी, क्योंकि वो डिस्टार्ट ऐसे होकर के अधिकतम दूरी पे आ गई है। आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के प्रभाव के विषय में VSEPR मॉडल का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट नहीं है। इस विषय में अभी भी शंकाएं उठाई जाती हैं, फल तो है यह विवेचन का विषय बना हुआ है। अब इसमें और रिसर्च का विषय है, कई लोग इस पर डाउट करते हैं कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता है, ये कंफर्म नहीं है ऐसा करके। अब है संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, तो संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो आबंध बनाते हैं, तो उनके पीछे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हैं, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे सिद्धांत के रूप में। जैसा आप जानते हैं, लुईस अवधारणा से अणुओं की संरचनाओं को लिखने में सहायता मिलती है, परंतु रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या करने में असमर्थ है। उक्त अवधारणा यह भी स्पष्ट नहीं करती कि अणुओं की आबंध वियोचन ऊर्जाएं यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तथा आबंध लंबाइयां जैसे H2 और F2 में भिन्न क्यों है। तो लुईस संरचना ये नहीं बताता है कि जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो जो ऊर्जा निकल रही है वो क्यों निकल रही है, और हर बार ये ऊर्जा की मात्रा अलग अलग क्यों है। जैसे कि जब HH आपस में जुड़ते हैं तो इतनी ऊर्जा निकल रही है, जबकि FF जुड़ते हैं तो इतनी ऊर्जा निकल रही है, और इनकी दोनों की जो दूरी है एक दूसरे से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के वो 74 है, जबकि इसमें 144 है। तो ये ऊर्जा जो निकल रही है इनमें अंतर क्यों है, दोनों के बीच की जो आबंध लंबाई है वो अंतर क्यों है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको लुईस के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। जबकि दोनों ही अणुओं में संबंधित परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप एकल सहसंयोजी आबंध बना है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, एकल बंध बना है, उसके बावजूद इनमें इतना अंतर क्यों है, इसको मैं पहले बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। ठीक है, कि इसमें कुल मिला के एक तो परमाणुओं की आकृति छोटी है कि बड़ी है इस पर निर्भर करेगा। छोटी आकृति वाले ज्यादा मजबूती से बंध बनाते हैं और ज्यादा ऊर्जा निकालते हैं, बड़ी आकृति वाले कम मजबूती से बंध बनाते हैं और कम ऊर्जा निकालते हैं, यह अंतर होता है। यह मॉडल बहुपरमाणु अणुओं की आकृतियों की विभिन्नता पर भी प्रकाश नहीं डालता। तो अभी हमने बहुत सारे पढ़े आकृतियां, अलग अलग आकृतियां, उन सब की आकृति अलग अलग क्यों हैं और इस पे भी कोई खास बात ये नहीं कर पाए। अब VSEPR की बात करें तो यह सरल अणुओं की आकृति के बारे में तो जानकारी देता है, परंतु यह उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। जानकारी देता है सरल अणुओं की, सरल अणुओं भी, कॉम्प्लेक्स की नहीं, जैसे SF6 Bl5 BCl5 ऐसा। कॉम्प्लेक्स अणुओं की आकृति नहीं बता पाया, और जिनका बताया उनका भी ज्यादा इनके बारे में, आकृति के बारे में जानकारी और उनकी व्याख्या नहीं कर पाया, इसका उपयोग भी सीमित है। इन कमियों को दूर करने के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको परमाणु की संरचना में आपको पढ़ाया है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम मुख्यतः यही देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे दूर चले जाते हैं नाभिक से, उनमें ऊर्जा बढ़ती जाती है, और एक समय आता है कि इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो नाभिक के आकर्षण बल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, तब उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है और वो ऊर्जा शून्य मानी जाती है। यानी कि अगर वो किसी नाभिक से जुड़ा हुआ है, किसी कोश में है, तो उसकी ऊर्जा ऋणात्मक होती है, इसीलिए ऊर्जा वो छोड़ दी हुई है, ऐसा ये सब चीजें हमने पढ़ा उसमें। ये सिद्धांत हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों चीजों को हम आगे पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है संयोजकता आबंध सिद्धांत। सबसे पहले हाइटलर और लंदन
ने इसको प्रतिपादित किया 1927 में, जिसका विकास पॉलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में किया। अगर पॉलिंग का नाम आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता को इन्हीं के स्केल में नापा जाता है। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता, उसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उसको पॉलिंग स्केल में ही नापे थे हम लोग, ठीक है। अधिकतम फ्लोरीन का था 4, फिर ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3, हाइड्रोजन को 2.1, ऐसा बताया था ना। उसी को इन्होंने ही इसको आगे विकसित किया, संयोजकता आबंध सिद्धांत को हाइटलर और लंदन ने सबसे पहले दिया था। इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण एवं अध्यारोपण के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। तो हमने यहां तक तो इकाई 2 में पढ़ा। आगे परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग, परमाणु कक्षक एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। संकरण, जिसमें sp, sp2, sp3, ऐसा हमने जो संकरण पढ़ने हैं वो हम यहां पर पढ़ेंगे। विचरण यानी वेरिएशन, मतलब क्या कि जो परमाणु कक्षक है अणु बनने के बाद उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, विचरण, बदल जाना, वेरिएशन। एवं अध्यारोपण, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब एक दूसरे के ऊपर जुड़ करके वो उसकी मात्रा को, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं। हम सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। इन सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में संयोजकता आबंध सिद्धांत का गूढ़ विवेचन इस पुस्तक की विषय वस्तु से बाहर है। मतलब ये एनसीईआरटी इसको नहीं समझाना चाहता है। हम जब बाद में कोटा लेवल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पूरा होने के बाद, इसके क्वेश्चंस पूरा होने के बाद हम कोटा लेवल में शुरू करेंगे, जो आपकी जेई में काम आएगा। हालांकि जेई में भी बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से पूछता है, फिर भी हम थोड़ा जेई लेवल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एनसीईआरटी लेवल पढ़ा रहा हूं तो इसमें मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करूंगा। अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से तथा गणित का उपयोग किए बिना ही किया जाएगा। आइए प्रारंभ में सरलतम अणु H2 के विरेचन पर विचार करते हैं। विरेचन का मतलब है उसका बनना, कैसे बना, क्या क्या हुए, ये सब चीज विरेचन में आएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु A व B, जिनके नाभिक क्रमशः न्यूक्लियस A और न्यूक्लियस B हैं, Na Nb है, तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन A और इलेक्ट्रॉन B EA EB द्वारा दर्शाया गया है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु पास में आए तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे और आपस में वो सहसंयोजक बंध बनाएंगे। जब ये 2 परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब उनके बीच कोई अनोन्य क्रिया नहीं होती। फिर जैसे जैसे दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं त्यों त्यों उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। देखिए कैसे होता है। जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, एक मिनट, ये एक हाइड्रोजन है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा है, इसमें भी प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब पास आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को इसका नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन को इसका नाभिक आकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को और ये इसको प्रतिकर्षित भी करता है और ये नाभिक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के नाभिक द्वारा और दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले के नाभिक के द्वारा आकर्षित होता है, ठीक है। उसके बाद नाभिक नाभिक के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो जब ये बैलेंस इस तरह से होता है कि दोनों परमाणु इस जगह पे हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर हो गए, वहीं पर दोनों एटम रह गए और उनके बीच में एक बंध बन गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या है। एक परमाणु के नाभिक तथा उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच अपना आकर्षण बल है, Na का Ea के साथ, Nb का Eb के साथ। भाई अपना इलेक्ट्रॉन तो जुड़ा ही हुआ है ना अपने नाभिक से, वो तो एक आकर्षण बल ही है। एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जैसे इसका नाभिक उसके इलेक्ट्रॉन को और इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को, ये भी मैंने आपको बताया कि आकर्षित करते हैं। तो ये 2 आकर्षण बल हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता
ये आकर्षण बल में शामिल है यहां पर। अब प्रतिकर्षण बल किनके किनके बीच में लगेगा? तो पहले तो यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में इसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दोनों परमाणुओं के नाभिक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मैं पहले ही बता चुका आपको कि क्या क्या आकर्षण क्या क्या प्रतिकर्षण बल होगा, है ना। ये देखिए, इस नाभिक का अपना इलेक्ट्रॉन ये है और इस नाभिक का अपना इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींचा है और इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचने की कोशिश कर रहा है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींचा है और इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये है, ये देखिए, तो ये प्रतिकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण बल और ये आकर्षण बल, ये आकर्षण बल, ये आकर्षण बल, ये आकर्षण बल। ठीक है, इस तरह से आकर्षण बल इतने प्रकार से लगेंगे। देखिए, यहां पर मैंने आपको सभी आकर्षण प्रतिकर्षण बल समझाने की कोशिश किया है। आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक चल रहा है, चित्र में आपने देखा। ठीक है, प्रायोगिक तौर पे यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से अधिक होता है। भाई, अणु बनाने के पीछे यही एक मुख्य सिद्धांत है कि आकर्षण ज्यादा रहेगा तब तो दोनों पास में रहेंगे, प्रतिकर्षण ज्यादा रहेगा तब तो दूर भाग जाएंगे, बंध ही नहीं बनेगा। अगर बंध बन के अणु बन रहा है तो मतलब आकर्षण बल ओवरऑल ज्यादा पावरफुल है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तथा उनकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। जब दोनों पास में आएंगे तो उसमें से कुछ ऊर्जा निकल जाएगी, आकर्षण बल के फलस्वरूप जुड़ेंगे तो कुछ ऊर्जा निकल जाएगी, इसलिए उनके अंदर ऊर्जा कम हो जाती है। अंततः ऐसी स्थिति है, नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यून स्तर पर पहुंच जाती है। जब आकर्षण बल की कुछ ऊर्जा निकल गई तो वहां पर दोनों परमाणु हैं जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाता है। उस स्थिति में उसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है, सबसे कम है, और वहां पर वो स्थायी हो जाते हैं, वहीं पर रह जाएंगे। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं और एक स्थायी अणु बनाते हैं जिसकी आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है। उसी स्थिति में रह जाएंगे। जैसे मान लो ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहां पर आने पर मान लो इनका आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाता है तो यहां पर रहेंगे और यहां पर इनकी दूरी जो है 74 पिकोमीटर है। चूंकि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। भाई, ज्यादातर चीजों में अणु में ऊर्जा कम होती है, इसलिए वो अणु बना के ही रहते हैं। परमाणु के रूप में आपको नोबल गैस यानी कि आदर्श गैस जो होते हैं सिर्फ वही मिलेंगे। बाकी दुनिया में कोई भी परमाणु अकेले नहीं होता है, वो कोई ना कोई अणु के साथ जुड़ करके अपनी ऊर्जा छोड़ देता है जिससे वो अधिक स्थायी अवस्था में आ जाता है और उसमें मिलेगा आपको। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। तो जो ऊर्जा निकली वो आबंध एंथैल्पी है। ये ऊर्जा निकल गई यानी उसमें अणु में कम हो गई तो माइनस में दिखाएंगे। इतनी ऊर्जा अगर आप बाहर से देते हैं तो दोनों परमाणु अलग अलग हो जाएंगे। चित्र में दिए गए आरेख में न्यूनतम के संगत होती है। विलोमतः H2 के 1 मोल अणुओं के वियोजन के लिए 435.8 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन मिले तो 1 मोल H2 बनाए थे तो इतनी ऊर्जा निकल गई थी। इतनी ऊर्जा का अगर आप हाइड्रोजन को दे देते हो तो ये दोनों हाइड्रोजन में अलग अलग टूट जाएंगे, इसलिए उसको वियोजन ऊर्जा कहते हैं। वियोजन मतलब तोड़ना, तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा देनी पड़ी आपको, जब जोड़े थे तो उतनी ऊर्जा निकली थी। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर है, दोनों परमाणु आपस में जुड़े हैं। ऊर्जा जैसे जैसे आप बढ़ाए ऊर्जा पहले कम होगी। देखिए पहले ऊर्जा कम हुई, यहां पर न्यूनतम ऊर्जा हुई,
इसलिए ये परमाणु दोनों जुड़ के अणु बनाए हुए हैं। ठीक है, और जब आपने ऊर्जा वापस देनी शुरू करी, ऊर्जा बढ़ी, तो फिर ये दूरी जो है यहां पर थोड़ी घटने लगेगी, मतलब बढ़ने लगेगी, और एक समय में दोनों परमाणु अलग हो जाएंगे। पृथक्करण दूरी देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन अणु के विरेचन के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच अंतरानाभिक दूरी की सापेक्ष स्थिति ऊर्जा का आरेख है। ये आरेख में न्यूनतम ऊर्जा स्थिति H2 की सर्वाधिक स्थायी अवस्था दर्शाती है। तो यहां पर ऊर्जा अणु में कम हो गई है, वापस देंगे तो एक समय में फिर से वो दोनों अलग हो जाएंगे। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा। अतिव्यापन का मतलब है ओवरलैपिंग, जो एक दूसरे में ऐसे समा जाते हैं। जैसे दो कक्षक ऐसे होने चाहिए, अधिकतम जुड़े ऐसे होने चाहिए, लेकिन अगर एक दूसरे में ऐसे हो गए तो इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा अतिव्यापन, ये देखते हैं अपन। हाइड्रोजन अणु के विरेचन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। ये आपने देखा कि अब मिनिमम एनर्जी लेवल प्राप्त हो गई है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाती हैं। ठीक है, तो जब दो परमाणु आपस में आके जुड़े तो इनके कक्षक और इनके कक्षक इलेक्ट्रॉनों के वो मिक्स हो गए, तो दोनों के कक्षक ऐसे अतिव्याप्त हो गए, एक दूसरे में ओवरलैप कर गए। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहे थे, इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, वो दोनों अब एक ही जगह पे से घूमते हुए मिलेंगे। कक्षक अतिव्यापित हो गए, इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन नाभिक दूसरे के साथ संयुग्मित करते हैं। अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आबंध की प्रबलता को निर्धारित करती है। ठीक है, तो जितने ज्यादा अतिव्यापित होंगे उतने ज्यादा सहसंयोजी बंध की प्रबलता रहेगी, वो बंध उतना मजबूत रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अतिव्याप्त होने चाहिए। सामान्यतः अधिक अतिव्यापन दो परमाणुओं के बीच प्रबल आबंध बनाने से संबंधित है। देखिए मैंने कहा ना कि ये जितने अंदर तक एक दूसरे को घुसेंगे उतने ज्यादा पावरफुल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध का बनना संयोजकता कक्ष में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मन के फलस्वरूप होता है। मतलब यह है कि इधर का जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट तरफ घूम रहा है, इधर के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ घूम रहा है, तभी वो अतिव्यापित करेंगे। क्योंकि अगर दोनों राइट में या दोनों लेफ्ट में घूमेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, फिर वो अतिव्यापन नहीं हो पाएगा। इसलिए संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन, उनका जो चक्रण है वो विपरीत रहेगा, तभी वो एक दूसरे से जुड़ के बंध बनाएंगे और उसके फलस्वरूप वहां पर अणु बनेंगे। अब है आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म। क्या इनकी कोई दिशा होती है बंध की? तो बिल्कुल दिशा होती है। अभी आपने कुछ देर पहले विभिन्न अणुओं के आपने विभिन्न आकृतियां देखी थी, तो उनमें जो केंद्रीय परमाणु है उससे जो जुड़े हुए बाकी परमाणु हैं वो एक निश्चित दिशा में स्थित हैं, तभी एक निश्चित आकृति आपको मिली है। इसलिए जो आबंध हैं वो दिशात्मक होते हैं, वो सदिश राशि है, वेक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं सहसंयोजी आबंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अणु बनने में इसके दो परमाणुओं के संयोजन में उसके 1s कक्षकों का अतिव्यापन होता है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन 1s में है, 1s1 लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन को, तो वो अतिव्यापित हुए हैं। मीथेन, अमोनिया, जल जैसे बहुपरमाणु अणुओं में आबंध बनने के साथ साथ अणु की ज्यामिति भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारी ज्यामिति आपने पढ़ी है। उदाहरण के लिए मीथेन के अणु की आकृति चतुष्फलकी क्यों होती है और HCH आबंध कोण का मान 109.28 मिनट, 109 डिग्री और 28 मिनट क्यों होता है? अथवा अमोनिया अणु की आकृति पिरामिडी क्यों होती है? तो कुछ तो हमने VSEPR सिद्धांत में समझ लिया है इसको, है ना।
संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर मीथेन, अमोनिया, जल आदि बहुपरमाणु अणुओं की आकृति, उनमें आबंध विरचन तथा उनके दिशात्मक गुणों को परमाणु कक्षकों के संकरण तथा अति व्यापन की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि संकरण क्या है, अति व्यापन क्या है, तो उससे हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। तो पहला तो हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों का अति व्यापन, ओवरलैपिंग। जब दो परमाणु आबंध विचरण के लिए पास आते हैं तब उनके कक्षकों का अति व्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, मतलब अति व्यापन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उनको हम समझेंगे। यह ऑर्बिटल तरंग फलन के आयाम, एम्पलीट्यूड की दिक् स्थान, स्पेस में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। चित्र में देखेंगे अपन इसको, ये देखिए, धनात्मक अथवा फेज में अति व्यापन, ऋणात्मक अति व्यापन, फेज अलग होने पर अति व्यापन नहीं होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि धन धन के बीच में, धन धन के बीच में अति व्यापन हो रहा है, और अगर होगा तो ऋण ऋण के बीच में। लेकिन यहां पर धन ऋण के बीच में अति व्यापन हो रहा है। ठीक है, इनको हमको अभी समझना है थोड़ा सा और। ठीक है, सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन का चिन्ह कह बतलाते हैं। तो तरंग फलन आपको मैंने परमाणु संरचना में थोड़ी सी बताई है, अब जरा वहां पढ़ लेंगे तो आपको तरंग फलन समझ में आएगा। इनका आवेश से कोई संबंध नहीं होता। आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह, फेज और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। इसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। एस तथा पी परमाणु कक्षकों के धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य अतिव्यापन की विभिन्न अवस्थाएं चित्र में दर्शाई गई है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये धन और ऋण आवेश नहीं है ना, ये फेज है। फेज का मतलब कि जो कक्षक हैं वो एक जैसे फेज में रहेंगे तो धन धन फेज कहलाएंगे, और एक दूसरे के विपरीत फेज में रहेंगे तो धन और ऋण फेज कहलाएंगे। ये फेज है, धन और ऋण आवेश नहीं है, ध्यान रखेंगे। फेज मतलब अवस्था। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कि एक ही फेज में है, ये भी एक फेज में है, वो विपरीत फेज में है। तो अलग अलग फेज में होने से ये देखो, शून्य अतिव्यापन एक दूसरे की ओर पहुंचने की दिशा में, ये मतलब पहले वाले चित्र का पार्ट है ना, ये वाला, ये इस वाले चित्र का पार्ट ये वाला था। देखिए ध्यान से, यहां पर आपने 1 2 3 धन वाला देखा और ये चौथा धन वाला देखिए, जबकि यहां पर 1 2 3 धन ऋण वाला देखा और ये चौथा धन ऋण वाला देखिए। ये पहले वाले चित्र का ही पार्ट था ना। अब इसमें आप देखिए शून्य अतिव्यापन कैसे बता रहा है। देखिए यहां पर आपका ठीक है, ये चित्र 4.9 एस तथा पी परमाणु कक्षकों के धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य अतिव्यापन दिखाया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं शून्य अतिव्यापन, एक दूसरे की ओर पहुंचने की दिशा में अभिविन्यास अलग होने के कारण अतिव्यापन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अतिव्यापन यहां पर धन या ऋण के साथ नहीं कर पाया, तो शून्य है। इसका भी फेज और इसका फेज बिल्कुल अलग दिशा में है। देखिए ये दोनों अगर इस तरह से रहते तो एक दूसरे के साथ अभिव्याप्त हो सकते थे, लेकिन दोनों की दिशा ही अलग है। एक का एक्स दिशा में है, दूसरे का वाई दिशा में है, देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर वाई वाई दिशा में है, यहाँ पर भी वाई वाई दिशा में है ना। इसका एक्स दिशा में है और एस वाले का तो कोई दिशा होता ही नहीं। यहाँ पर भी आप एक बात देख लीजिए पलट के, ये देखिए जेड जेड दिशा में है, ये जेड और एस दिशा में है, तो ये सीधे सीधे मिल गए, इसलिए इनमें बंध बन गया। ये एक्स एक्स दिशा में है, ये देखिए ये जेड जेड है ना, ये पी और एस के बीच में तो बन ही जाता है इस टाइप से, पी एक्स। तो ये जो अतिव्यापन होगा ना, वो समान फेज वालों में, मतलब एक दिशा में तो कम से कम होने चाहिए, भले ही उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही दिशा में हो तो धन धन या ऐसा अलग अलग फेज इस तरह से हो सकता है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड है, तो ये x का x के साथ ही, y का y के साथ ही, z का z के साथ ही,
और साथ में एस के साथ भी रहता है, अकेले अकेले है तो ऐसा बंध बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी एक्स और पी एस जो है ये इनकी दिशा अलग हो गई। अगर मान लो ये एस इधर या इधर रहता तो बंध बन जाता। ये देखिए ये पी एक्स और पी वाई अलग अलग दिशा में है, तो ये भी अभिविन्यास अतिव्यापन नहीं कर सकता। सहसंयोजी आबंध के विरचन के मुख्य कारक के रूप में अतिव्यापन की कसौटी समनाभिकी, विषमनाभिकी द्विपरमाणु अणुओं तथा बहुपरमाणु अणुओं पर समान रूप से लागू होता है। तो नाभिक यानी एक जैसे हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अलग अलग भी हो सकते हैं, दो परमाणु हो सकते हैं, ज्यादा परमाणु हो सकते हैं, सभी पर एक जैसे। जैसे हम जानते हैं मीथेन, अमोनिया जल अणुओं की आकृति क्रमशः चतुष्फल की, पिरामिडी तथा मुड़ी हुई होती है। तो बार बार ये आकृति को यहाँ पर लिख रहा है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनना है। आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको रट लीजिए बस, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो चीजें हैं ना इनको 100% समझना बहुत मुश्किल काम है। वो कॉलेज लेवल में जाके 2-3 साल और पढ़ते हैं ना, तब थोड़ा ठीक ठीक समझ में आना चालू होता है। आपको एक ही क्लास में सब कुछ समझाना ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप कुछ चीजों को तो याद करना भी सीखिए। अतः संयोजकता आबंध सिद्धांत का उपयोग करके यह जानना रोचक होगा कि क्या इन ज्यामितीय आकृतियों को कक्षक अतिव्यापन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। क्या हम इसके आकृति वगैरह को ठीक से बता पाएंगे इस सिद्धांत के द्वारा। आइए सर्वप्रथम हम मीथेन के अणु पर विचार करते हैं। तलस्थ अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम यानी 1s² यानी 1s² 2s² 2p2 है, जो उत्तेजित अवस्था में 2p3 हो जाएगा, क्योंकि 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। क्योंकि p में 3 जो ऑर्बिटल होते हैं, इसमें अगर एक एक डाल दें तो अर्धपूरित ज्यादा स्थायी रहेगा। तो जो 2s2 में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करके इसको पूरा किया गया, ये खाली था नहीं तो ये 2s1 रह गया और ये 2p3 हो गया, बिगाड़ करके, चेंज हो करके, ठीक है, ऐसा है। तो ये देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये 1 रह गया, ये 3 हो गया। ये देखिए 1 1 1 3 ये हो गया और ये 1 रह गया। इसके उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति संकरित कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। मीथेन बनते समय पहले तो संकरण होगा, कार्बन कार्बन के बीच में संकरण, कार्बन के मतलब इसके बीच में संकरण, ये जो ऑर्बिटल्स हैं। देखिए यहां पर आप सोचेंगे कि 2s ऑर्बिटल की कम ऊर्जा है, इनकी ज्यादा ऊर्जा है, तो पहले ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और समान ऊर्जा वाले बन जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, संकरण, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो उससे भी कुछ ऊर्जा निकलेगी, इससे ये ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। कार्बन के 4 परमाणु कक्षक, जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं। तो कार्बन में चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है, तो उनके कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं कार्बन के कक्षकों के साथ। परंतु इस प्रकार निर्मित 4 कार्बन हाइड्रोजन आबंध समरूप नहीं होते, चारों समरूप नहीं रहेंगे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। तो कार्बन के 3 p कक्षकों के मध्य 90 डिग्री का कोण होने के कारण इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच HCH कोण का मान 90 डिग्री होगा। अर्थात 3 CH आबंध एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कार्बन का 2s कक्षक तथा हाइड्रोजन का 1s कक्षक गोलीय सममिति का होने के कारण किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकता है, अतः चौथे CH आबंध की दिशा अनिश्चित होगी। यह निरूपण मीथेन की वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाएगा। जब आप चारों हाइड्रोजन को अलग अलग दिखाना चाहोगे, 3 का तो 90 डिग्री आप दिखा दिए, तो चौथा हाइड्रोजन आप कहां रखोगे, गोलाकार स्थिति में कहां रहेगा, आप दिखा ही नहीं पाओगे। इसलिए वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता।
जिसमें चारों कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कोण चतुष्फलकी होते हैं। वास्तव में चारों 4 कोणों पे हैं तथा प्रत्येक का मान 109.5 डिग्री हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल कक्षकों के अति व्यापन के आधार पर मीथेन के आबंधों के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इन्हीं तर्कों के आधार पर अमोनिया तथा जल के अणुओं में HNH तथा HOH कोणों के मान 90 डिग्री होने चाहिए, जो वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है। अमोनिया तथा जल में वास्तविक आबंध कोण 107 तथा 104.5 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इससे डिग्री चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 1-2 क्लास में इसको मैं खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय।